हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। हम बात कर लेते हैं कैनफिन होम्स के बारे में। इनका देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा, जो Q1 में इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई, ग्रोथ वापस आया नहीं आया, इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। फिर फाइनली थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर भी हम चर्चा कर ही लेंगे। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो 11,600 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, अगर हम हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो उसमें आप दो तीन सेगमेंट बना सकते हो। एक आप बना सकते हो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का सेगमेंट, जो आपको देते हैं टिकट साइज का लोन 5 लाख से 20 लाख के लगभग का। फिर आ जाता है सब प्राइम कैटेगरी वाले लोन्स, जो 20 लाख से 40 लाख के बीच में होते हैं। और फिर वो प्राइम कैटेगरी वाले लोन्स आ जाते हैं जो 40 लाख से ज्यादा टिकट साइज वाले होते हैं। तो ये लोग केटर करने की कोशिश करते हैं प्राइम कैटेगरी के कस्टमर को, मतलब 40 लाख से ज्यादा टिकट साइज वाले कस्टमर को ये लोग केटर करने की कोशिश करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये इंडस्ट्री से उल्टे ही ट्रेंड में दौड़ने की कोशिश कर रहा है। सबके सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमें अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट पे बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा इंडस्ट्री जो है वो 20% के आसपास पे ग्रो कर रहा है। और ये लोग जाके हमारे अपनी कॉन कॉल में बोलते हैं कि भाई हमें अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में तो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा, हमें प्राइम कस्टमर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वो 35, 40, 45, 50 लाख के कस्टमर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक तो जब 10 कंपनी आप पढ़ रहे हो, 10 में से 9 कंपनी एक चीज बोल रही है और ये कंपनी बिल्कुल ही उल्टा कर रहे हैं। और चलो उल्टा करके अगर रिजल्ट अच्छा दिखाएं तो बात माने भी इनकी, बट इनका कुछ रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। इसीलिए आप जितनी ज्यादा कंपनी ट्रैक करोगे एक सेक्टर में, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि पूरे पूरे सेक्टर में चल क्या रहा है। अगर हम इनका लोन बुक ग्रोथ देखें तो 10% का लोन बुक ग्रोथ आया इस कंपनी का, जहां पर पूरा का पूरा जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है, जो स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है, वो पूरा का पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है 20% पे। और ये कंपनी ने उसको नजरअंदाज करके ये कह दिया कि वहां पर ग्रोथ आ नहीं रहा, और हम ग्रोथ लेके आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10% का। मतलब बहुत ही बुरी बात है। एक तो आप जहां पर हाई ग्रोथ सेक्टर है वहां पर जाना नहीं चाह रहे, और उसके बाद आप जिस सेगमेंट में जा रहे हो वहां पर भी ग्रोथ नहीं लेके आ रहे हो। जब आप कह रहे हो कि वहां पर हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखना है, तो आपको कम से कम 20% से तो ज्यादा ग्रो करना चाहिए था। बट ये कंपनी कर ही नहीं पा रहा, और ये बहुत लंबे टाइम से नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि ये 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर की बात है। ये पिछले 4 साल, 5 साल कभी ग्रो कर ही नहीं पाए, जब से ये कैनरा बैंक से डीमर्ज हुआ है। कि पहले कैनरा बैंक का ही पार्ट हुआ करता था, फिर कैनरा बैंक ने इसको डीमर्ज करके बाहर निकाला, इसको अलग से लिस्ट करा दिया। उसके बाद से कभी इसका ढंग से ग्रोथ आया ही नहीं। आप कभी देखोगे ही नहीं कि ये 14-15% से ज्यादा ग्रो करे। और जब आप ऐसे सेक्टर में बैठे हो जहां पर इतना अच्छा ग्रोथ है, तो आप सारा का सारा सिर्फ मार्केट शेयर लूज करने का काम करो, और आप कुछ ढंग का कर ही नहीं रहे हो। तो चलिए, ये तो कहानी हो गई। अब थोड़ा सा लोन बुक सेगमेंटेशन समझ लेते हैं। 77% आता है हमारा होम लोन से, हाउसिंग लोन से। 10% आता है हमारा कमर्शियल हाउसिंग लोन से। 6% आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। और वो जो बचा हुआ 7% है, वो थोड़ा बहुत टॉप अप लोन्स होगा और अदर लोन्स वाली कैटेगरी में चला जाता है। तो बेसिकली ये इनका ब्रेकअप है। और ज्यादातर ये लोग जो लोन देते हैं वो नया घर खरीदने के लिए या नए घर के कंस्ट्रक्शन के लिए देते हैं। या तो फ्लैट के परचेज के लिए देते हैं, या नया घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देते हैं। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, तो नया घर कंस्ट्रक्शन के लिए या नया घर खरीदने के लिए इनका 63% के आसपास का लोन जाता है। तो ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा टिकट साइज का भी लोन दे पाते हैं। तो 35-40 लाख का आप रफली लोन दे रहे हो, और आप ग्रोथ कर नहीं रहे हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ। आप 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए पैसा दे दो, चाहे 10 लाख का घर खरीदने के लिए पैसा दे दो, अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही, तब तक कोई मैटर नहीं करता आप किसने टिकट साइज का घर दे रहे हो। ये चीज हमें समझ के करना पड़ेगा। अगर हम डिस्बर्समेंट की बात करें, तो डिस्बर्समेंट ग्रोथ फाइनली बहुत क्वार्टर बाद आया। करीबन करीबन 4 क्वार्टर के बाद इन्होंने डिस्बर्समेंट में ग्रोथ दिखाया, पॉजिटिव नंबर दिखाया। आप पिछले 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा इनका डिस्बर्समेंट ग्रोथ -10%, -20% तक चला गया था। बट इस बार वो उठ के पॉजिटिव आया, 18% पॉजिटिव आ गया। अब देखो, थोड़ी सी इसके बारे में भी कहानी पड़ेगी करनी पड़ेगी कि भाई ये आपका नेगेटिव क्यों जा रहा था। देखो, इनके क्या हुआ था, ब्रांच में फ्रॉड निकला था। क्या हो रहा था, ब्रांच मैनेजर मिलके और उसके सबॉर्डिनेट्स मिलके बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, पूरा पूरा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करी, जिससे और ज्यादा सिस्टम स्मूथ लाइन हो सके और ज्यादा फ्रॉड टॉलरेंट बन सके ये कंपनी। तो इसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया था अपने टेक के ऊपर। तो वो खर्चा पूरा हो गया। उसके बाद थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था पावर का, कि भाई कोई भी लोन सिर्फ और सिर्फ मैनेजर उठा के अप्रूव नहीं कर सकता, मैनेजर अपनी मनमर्जी से बेसिकली काम नहीं कर सकता। तो इनको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस में जब फ्रॉड हुआ, तो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू भी आ गया। आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ गया, आपका लोन बुक ग्रोथ आ नहीं रहा था, पिछले 4, 5, 6 क्वार्टर में आपका डिस्बर्समेंट नेगेटिव था। तो अब हाँ, एक चीज तो आप कह सकते हो कि डिस्बर्समेंट पॉजिटिव हो गया, तो एक अच्छी चीज है। बट उसके बाद में कुछ आपने ढंग का किया नहीं, आपका लोन बुक ग्रोथ सिर्फ 10% का था।
जो अल्टीमेट चीज है कि आपका लोन बुक बढ़ना चाहिए, वो लोन बुक तो नहीं बढ़ रहा है, और इंडस्ट्री से तो आधे पेज पे भी नहीं बढ़ पा रहा है, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये चीज भी हमने समझ ली। अब अगर हम थोड़ा इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस समझने जाएं, तो ये प्रिडोमिनेटली बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है साउथ में। 60% इनकी ब्रांचेस आती हैं साउथ में। बची भी अगर मैं बात करूं 16% के आसपास वेस्ट से आती है, 14% नॉर्थ से आती है, और 9% आती है हमारा ईस्ट से और मिडिल इंडिया से। तो सारा का सारा इनका लगभग लगभग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो साउथ ऑफ इंडिया की तरफ में ही है। अब फाइनली अगर हम एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, तो कंपनी का एसेट क्वालिटी सुधरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे सुधरा है, बट अभी भी आप वाई वाई लेवल पे देखोगे तो वाई वाई लेवल पे ऊपर की तरफ नहीं है। इनका अभी भी ग्रॉस एनपीए लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो 0.88% के आसपास का है, और नेट एनपीए नंबर 0.47% के आसपास का है। तो ऐसे देखने जाए एसेट क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बुरी एसेट क्वालिटी है नहीं, बट अगर हम फिर भी एकदम देखना चाहें कि भाई कहाँ पिछले साल से इस साल के नंबर में बढ़ोतरी हुई है, कमी आई है, तो अभी तो थोड़े से ऊपर ही दिख रहे हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम एसेट क्वालिटी नहीं है, ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, आपके ब्रांच में थोड़ा बहुत फ्रॉड व्रॉड हो गया, आपको वो थोड़ी सी इश्यूज आ गए, इसकी वजह से आपका लोन बुक ग्रोथ स्लो डाउन हो गया, मेजर प्रॉब्लम वहीं पर है। आपने अपनी एसेट क्वालिटी अभी भी मेंटेन कर रखी है, 0.8% 0.9% के आसपास का ग्रॉस एनपीए कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात है नहीं। बट अगर आप लोन बुक ग्रोथ नहीं लेके आओगे, तब वो प्रॉब्लम बनेगा। आप सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट जो हाई ग्रोथ वाला सेगमेंट है वहां पर जाना नहीं चाह रहा, वहां पर उसको डिनाई कर रहा है कि वहां पर ग्रोथ नहीं आ रही। कि ये एक लॉट ऐसी कंपनी है जो कहती है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ग्रोथ नहीं है, और जाके प्राइम हाउसिंग लोन करते हैं, और प्राइम हाउसिंग लोन में ग्रोथ नहीं लेके आ पाते। अगर आप कह रहे हो कि आपका प्राइम हाउसिंग वाला सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, वहां पर और भी ज्यादा ग्रोथ है, तो आप फिर अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट से ज्यादा तो ग्रोथ लेके आओ। तो अब पूरी वीडियो में वही कहानी कर रहे हैं हम कि यहाँ पर ग्रोथ मिसिंग है। फाइनली अगर हम नंबर्स देख लें, तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा हुआ है 7.2% ओवर वाई वाई लेवल। तो अब आप वही देख लो, अगर आप इंडिया की 7% की जीडीपी ग्रोथ में एक ऐसा कंपनी लेने जा रहे हो जो 7% से अपने इंटरेस्ट इनकम को बढ़ा रहा है, तो फिर थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी वापस सोचने की जरूरत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर अप 6.6% ओवर वाई वाई लेवल, एंड पैट वाज अप 21% ओवर वाई वाई लेवल। अब ये पैट ज्यादा पेस पे कैसे बढ़ गया? पैट के ज्यादा पेज पर बढ़ने का रीजन था इनके प्रोविजंस। अब प्रोविजंस कम हो गए, प्रोविजन के लगभग लगभग घट गए, बाय 40-50% के आसपास इनका प्रोविजंस घट गए। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई मैनेजमेंट को आगे अपनी एसेट क्वालिटी में कोई ज्यादा स्ट्रेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे चल के इनका कोई बहुत ज्यादा बैड लोन होने वाली सिचुएशन नहीं आएगी। वो चीज हमने इनकी एसेट क्वालिटी में देखी थी कि भाई 0.9% के आसपास का ग्रॉस एनपीए था, कोई ज्यादा स्लिपेज वगैरह भी खराब नहीं हुए थे। अगर एसएमए बकेट्स की बारे में बात करें, उसमें भी बहुत कोई तगड़ा एडिशन हुआ नहीं था जो हमें कंसर्निंग लगे कि भाई आगे चल के इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो सकती है। इस वजह से इन्होंने अपने प्रोविजन घटा दिए, इसकी वजह से इनका पार्ट बढ़ गया। बट ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है कि इस तरीके से आपका पार्ट बढ़ रहा है। अगर आपका पार्ट बढ़ता आपके नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ से, तब ये अच्छी चीज होती है। अगर आपका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता बाय से 25% या 30%, तब ये अच्छी चीज होती। बट इस तरीके से ग्रोथ लाने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। अब थोड़ी सी अगर कहानी करें हम वैल्यूएशन पे, तो ये आपको मिल रहा है 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे। तो आप एक ऐसा कंपनी खरीदने जा रहे हो जो 7-8% या 9% के आसपास का ग्रोथ करता है, 9% का ग्रोथ करता है विद अ प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑफ 2.5। अगर आप बहुत सारी ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टार हाउसिंग फाइनेंस का भी जहां तक मेरे को याद आ रहा है 3.5-4 के आसपास का ही प्राइस टू बुक होगा। बट वो अपने जो जो लोन बुक है उसको 10 गुना करने का सोच रहे हैं इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो आपके पास कम से कम वहां स्कोप तो है ग्रोथ का। कि चलो मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपने गाइडेंस पे डिलीवर नहीं किया, उन्होंने 3 साल में 10 गुना नहीं किया, उन्होंने 3 साल में 8 ही गुना किया। तो 3 साल में ये कंपनी तो अपना लोन बुक को 40% बढ़ाएगा। इनका आज कितना 33 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, या नहीं 33 हजार करोड़ रुपए के आसपास, 3 लाख ऐसा कुछ ही है। तो इसके आसपास का जो भी इनका लोन बुक है उसको 30-40% बढ़ा लेंगे, उसको ये पहुंचा देंगे 55 हजार करोड़ के आसपास, या 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास, जितना भी होगा, है ना। तो उससे कोई मतलब थोड़ी बनेगा। वहां पर आपके पास एटलीस्ट स्कोप तो है, वहां पर कम से कम आप 8 गुना जा तो सकते हो। अगर आप ऐसे कंपेयर करने जाओगे कि भाई ये ढाई ढाई के प्राइस पे बुक पे मिल रहा है, वो 3.5 के प्राइस पे बुक पे मिल रहा है, तो आपको ये डेफिनेटली सस्ता लगेगा। बट ये सस्ता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ ही मिसिंग है, ग्रोथ गायब है, कुछ 10% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हिस्टोरिकली कोई बहुत अच्छा कंपनी रहा हो जो 25-30% 40% के आसपास का ग्रोथ करते हुए आ रहा हो, और अभी थोड़ा सा स्लो डाउन आ गया है। इसने कभी किया ही नहीं है उतना ग्रोथ, और ना मैनेजमेंट में करने की भूख है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो चलिए, मोटा मोटी यही यही थी कहानी कैंफिन होम्स के बारे में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।